हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट एनसीईआरटी की सीरीज़ में आपकी क्लास 6th और 7th की ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सब लोग देख लीजिएगा। एंड हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई है 6th, 7th, 8th की, उसकी भी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके। एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की जो ज्योग्राफी है उसको। तो यहाँ पर चैप्टर 1 है संसाधन। ठीक है, संसाधन आप सभी जानते हैं कि क्या होते हैं। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमारे दैनिक उपयोग के लिए, हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, जो हमें उपलब्ध हैं, वो सभी संसाधन होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले आप सभी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे और जो स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियो ईजिली पहुँचे। ओके। तो देखिए, मोना और राजू अपना घर साफ़ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, जैसे कपड़े हैं, बर्तन हैं, अनाज, कंघा, शहद की बोतलें, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, अम्मा ने कहा। ये संसाधन है, संसाधन। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें आपकी ज़रूरत के लिए हैं, आपकी दैनिक ज़रूरत के लिए, आपके काम काज के लिए, वो सभी क्या होती हैं, संसाधन होते हैं। संसाधन क्या है, अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। तो क्या होता है संसाधन? कि हर वो चीज़ जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे, हर वो चीज़ जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे, वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों को के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी क्या है, संसाधन है। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया, वे भी एक संसाधन है। ठीक है, ये नहीं कि सब्जियां हैं तो वो संसाधन नहीं है, वो भी क्या है, संसाधन है। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्यपुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है, इनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए वो वस्तुएं क्या हो गई, उपयोगी हो गई। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, राजू अब जानना चाहता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। ठीक है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप जिनका मतलब मूल्य लगा रहे हैं, जैसे कि पैसे दे रहे हैं, वही चीज़ें हो गई। अगर जल है, हवा है, ये भी आपके लिए संसाधन का ही कार्य करती हैं। ठीक है, तो यहीं पर संसाधन को दो भागों में बांट लेंगे हम, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन हो गए, एक मानवीय संसाधन हो गए, कृत्रिम संसाधन हो गए। ठीक है, तो इस तरह के संसाधन का विभाजीकरण जो है वो हम करेंगे बाद में। लेकिन आप ये समझिए कि जिस भी चीज़ के लिए आप मूल्य चुका रहे हैं, मूल्य दे रहे हैं, वो सभी क्या हो गए, हमारे मूल्यवान संसाधन हो गए। ठीक है, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। मूल्य का अर्थ क्या होता है, महत्व होता है। यहाँ पर पैसे नहीं हो गया। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, आर्थिक मूल्य जैसे आप बाजार से सब्जी लाएं, आटा लेकर आएँ, ठीक है, तो इनके लिए क्या कर रहे हैं, आप मूल्य चुका रहे हैं। अब हवा है, पानी है, इनके लिए क्या आप मूल्य चुका रहे हैं? नहीं, ये आपको प्राकृतिक संसाधन के तौर पर मिल रही हैं। ठीक है, उदाहरण, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, हवा, जल, वायु, ये सारी चीज़ें क्या है, मनुष्य की आवश्यकताओं को ये भी पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है। ठीक है, अब दादी आपको बता गई कि खांसी के समय आपको गर्म पानी में अदरक और शहद डालकर पीना है। तो ये क्या है, ये वो नुस्खे हैं जिनके आप रिलीफ आपको मिलेगा, लेकिन उनका कोई मूल्य नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तभी आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। अब वही क्या करता है, शॉप जो एक मेडिकल फर्म है, वो क्या करती है, उसी अदरक शहद की अगर गोलियां बनाकर और उसका पेटेंट कराकर और उनको बेचे, तो क्या होगा, वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, मूल्यवान हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए आगे, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। जो लोग हैं, जो आप और हम हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। ठीक है, अभी देखिए आप समझ लीजिए कि कितनी नई नई चीज़ों का आविष्कार हो रहा है। ठीक है,
प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ठीक है, तो हर एक चीज़ की क्या है, एक अपनी उपयोगिता है, एक अपना मूल्य है। ठीक है, प्रौद्योगिकी क्या है वो देख लेते हैं। शब्दावली, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान को अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। क्या है कि किसी कौशल करने यानी कोई कार्य करना या कोई भी नई चीज़ बनाने का जो ज्ञान है वो प्रौद्योगिकी है। ठीक है, अब देखिए संसाधनों के प्रकार, जैसा कि अभी हम आपको बता ही चुके हैं कि सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर इन्होंने 3 संसाधन बताए हैं। तो अब ये देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जो संसाधन आपको प्रकृति में प्राप्त होते हैं, जैसे कि वायु हो गई, जल हो गई, क्या आप उनमें कोई बदलाव करते हैं? क्या उनमें कोई संशोधन करते हैं? नहीं करते हैं। हवा में क्या संशोधन कर लेते हैं? नहीं करते हैं, है ना। वायु में, जल में कोई संशोधन करते हैं? नहीं करते। वो आपको प्रकृति के तौर पर आपको मिली और आपने एज इट इज़ उसका वैसे ही यूज़ कर लिया, तो वो हमारे क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन हो गए। वायु जिनमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो भी स्टूडेंट क्लास को देख रहे हैं वो याद रखिएगा कि क्वेश्चन आपका जो बनता है सीटेट में वो इस तरह से बनेगा। आपको कुछ संसाधन दे दिए जाएंगे और उसमें ये पूछेंगे कौन से नवीकरणीय संसाधन हैं अथवा कौन से नवीकरणीय संसाधन नहीं हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक और कृत्रिम तो आप लोग बहुत इजीली पता कर लेते हैं कि हाँ कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, कौन सा कृत्रिम संसाधन है, मानव निर्मित है। लेकिन ये आपको याद रखना होगा कि कौन सा नवीकरणीय संसाधन है जिसका नवीनीकरण किया जा सकता है और कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इनको। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। ठीक है, नवीकरणीय मतलब जिनका हम नवीनीकरण कर सकते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अब प्रकृति में जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य की गर्मी है, सूर्य की जो ऊर्जा है, और जो वायु की ऊर्जा है यानी कि पवन ऊर्जा है, तो क्या आप उसमें परिवर्तन करते हैं? नहीं, वो नवीकरणीय संसाधन है, वो आपको हमेशा वैसे ही मिलेगा। ठीक है, और उसको आप बार बार यूज़ भी कर लेंगे फिर भी वो आपको मिलता ही रहेगा। तो ये आपके क्या हो गए? नवीकरणीय संसाधन। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब वनों का ही जो वनों का ही दुष्प्रभाव है, वनों को काटने का जो दुष्प्रभाव है वो आज हम सभी भुगत रहे हैं कि आपका जो टेम्परेचर है, जो वेदर है, वो कहाँ जा रहा है। ठीक है, जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रेरित होता है। जल जो है असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व में बहुत भागों में एक बड़ी समस्या है। अब जैसे कि आपने अभी एक सुना होगा कि वेनेजुला एक जो देश है, वहाँ के जितने भी ग्लेशियर हैं, वहाँ 6 ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर का पिघल जाना, ठीक है, ग्लेशियर का जो पिघल जाना है वो एक बहुत ही बड़ी जो प्राकृतिक आपदा समझ सकते हैं आप। तो वो वहाँ के जो एक ऐसा देश वेनेजुला बना है जहाँ पर सारे ही ग्लेशियर पिघल चुके हैं। ठीक है, तो ये नहीं है कि जल असीमित है, जल भी सीमित मात्रा में है। जब आपको जल का पाठ पढ़ाया था तो आपको बताया था कि 97% जो जल है वो कैसा है आपका, 97 पॉइंट समथिंग जो जल है आपका वो यूज़ में नहीं आता है, यानी कि वो खारा है। आप जो यूज़ करते हैं, जो मीठा पानी आप यूज़ करते हैं पीने में, नहाने में, धोने में, खाने पीने में, वो सिर्फ 2 पॉइंट समथिंग है। समझ रहे हैं आप? तो 2 पॉइंट समथिंग पानी का आप अगर अत्यधिक दोहन करेंगे, अत्यधिक उसको ख़राब करेंगे, फेंकेंगे, ठीक है, सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में जल को वापस लाना, ठीक है, आने वाले समय में क्या होगा? जल की प्रॉब्लम होगी पीने वाली, अभी भी कुछ क्षेत्रों में हुई है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जो भी हम कहना चाह रहे हैं। अब हम बात करते हैं अनवीकरणीय संसाधन की। तो वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पारित होने में हजारों वर्ष लगते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। ठीक है, तो अनवीकरणीय कौन से होते हैं कि अगर वो एक बार समाप्त हो गए तो उनको पुनः प्राप्त करने में आपको बहुत समय लगेगा, बहुत सदियों लग सकते हैं, हजारों वर्ष लग सकते हैं। ठीक है, तो इतना आपने समझा यहाँ पर। तो वो कौन से संसाधन होते हैं?
इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। तो ये 3 याद रखिएगा कि कोयला, पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस हैं वो अनवीकरणीय संसाधन में आते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का विवरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम ये आपके क्या है, जैसे कि कोई व्यक्ति की डेथ हो गई, ठीक है, आपने उसको गड़ा दिया, फिर या कोई जानवर मर गया, पेड़ पौधों का जो अवशिष्ट होता है वो, ये जब हज़ारों सालों दबे रहते हैं, उसके बाद जो इनका जो प्रोसेसिंग होती है उससे आपको कोयला, पेट्रोलियम और ये गैस वगैरह मिलती हैं। ठीक है। तो इनके लिए क्या है, आपको बहुत ज़्यादा जो है वेट करना पड़ता है, हज़ारों साल लगते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए शब्दावली देखिए, संसाधन का भंडार का मतलब यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। अब मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। ठीक है। जैसे क्या होगा, लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। ठीक है। अब लौह अयस्क क्या है, वो एक संसाधन नहीं था, फिर जब उससे हमने लोहा बनाना सीखा, लोहा बन गया, लोहे के बर्तन बनने लगे, ठीक है, लोहे का औजार बनने लगे, तो वो क्या हो गया, एक संसाधन के रूप में हो गया। तो ये मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आ गया। ठीक है। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है। तो आप समझ गए कि आपको देखिए लौह अयस्क मिला, तो मानव ने क्या किया, उसका लोहा बनाया, लोहे से पुल बनाए, औजार बनाए। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये मानव निर्मित चीज़ों के अंतर्गत, मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आ गई। ओके। अब देखिए मानव संसाधन, ये क्या होता है, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए पृथ्वी का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा बुद्धि होती है। ठीक है भाई, मानव संसाधन, अगर आपको कुछ दे दिया जाए और आप उसको बनाना ही नहीं जानते, मान लो लोहा अयस्क दिया, आप उसके लोहा ही बनाना नहीं जानते, तो क्या वो कभी मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आएगा? नहीं। ठीक है। तो प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए मानव संसाधन यानी कि मानव की बुद्धि, उसका कौशल, उसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। ठीक है। तो ये देखिए, सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका संसाधन निकाल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका संसाधन निकाल पाए। ठीक है। अब क्या आप जानते हैं, ये देख लीजिए, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता मानसिक तथा शारीरिक से है। ठीक है। मान लीजिए आपके पास मानसिक बहुत क्षमता है लेकिन शारीरिक नहीं है, तो भी आप उसको एग्जीक्यूट करने में, आपका जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपका मानसिक स्वस्थ होना भी ज़रूरी है, आपका शारीरिक स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। ओके। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही मानव पदार्थ को मूल्यवान संसाधन बनाती हैं। ओके। अब यहाँ देखिए, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। भाई, मनुष्य में ही तो ज्ञान का भंडार है, वही तो नए नए आविष्कार कर रहा है, अतः लोग मानव संसाधन है। जो लोग हैं वो क्या है, मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। मान लीजिए आपको कंप्यूटर चलाना आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, फिर आपने उसको और ज़्यादा सीखा, बहुत ज़्यादा सीखने पर क्या हुआ, आपने अपने कौशल में सुधार किया और आप बैंक में लग गए। तो आपने क्या किया, आपने अपनी जो सेवाएं हैं वो देना शुरू की, तो वो भी मानव संसाधन के अंतर्गत आ जाती हैं। अब संसाधन संरक्षण देख लेते हैं। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा कि उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर ना ही छाया ही थी और ना कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? अम्मा ने हाँ में उत्तर दिया। यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नवीकरणीय संसाधन अगर आपको ईजिली मिल रहे हैं तो आप उनका दोहन कर डालें, आप उनका मतलब अधिक से अधिक इस्तेमाल कर डालें और वो भी एक गलत तरीके से। ठीक है, तो वो भी नहीं करना, आपको सीमित मात्रा में ही सारी चीज़ों को करना है।
राजू ने पूछा हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ अम्मा ने उत्तर दिया, क्या अपने दोस्तों के से बात क्यों नहीं करते। ठीक है, अब देखिए संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा संसाधन संरक्षण क्या कहलाता है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण करने के लिए समय देना, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम कहते हैं वो हमारा यहाँ पर हिंदी में उसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। संसाधनों के संरक्षण में अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः ये एक विभिन्नता बताता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। अब यहाँ देखिए क्या होता है शब्दावली, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। ठीक है, मतलब किसी भी संसाधन का इस तरह यूज़ करना कि आपके सामने जो आपके लोग रह रहे हैं, आपकी जो जनरेशन है वो तो उसका सही से यूज़ करे ही, आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी वो संसाधन बचा रहे। ठीक है, वो भी उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, आप समझ गए। अब देखिए, उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों एवं ताश की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मीना ने कहा हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवार को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत अच्छा कार्य है। जैसी ने कहा मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। उसने स्पष्ट किया कि कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत से बच्चे, ये सारी चीज़ें आपको अपनी जनरेशन, जो आपके आने वाली जनरेशन है और आपके घर में जो बच्चे हैं उनको इन चीज़ों का ज्ञान देते रहना चाहिए। सिर्फ आपका एक मोटिव जॉब लेना ही नहीं है, आपका मोटिव अच्छी जो जनरेशन है उसका निर्माण करना भी है। ठीक है, मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। मुस्तफ़ा ने जोर दिया विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा। बच्चों ने कहा हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। ठीक है भाई, आपने जो करना था आपने कर लिया, आपके जो बड़े हैं उन्होंने जो करना था वो कर लिया, लेकिन अब हमारे आगे आने वाली जनरेशन इस तरह की गलतियां ना करे। ठीक है, जिससे इतना हाई टेम्परेचर ना जाए, आपको पानी की किल्लत ना हो। तो इन सभी के लिए क्या है, हमें अपने आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको तैयार करना होगा। ठीक है, ये कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए। आपका क्या विचार है, आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी और इस पर विश्वास करने वालों लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, उनको देख लेते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। सभी रूप मतलब जानवर और इंसान, प्रकृति, पेड़ पौधे, सभी का। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। गुणवत्ता मतलब आपके अंदर अच्छी भावनाएं हों, नैतिक भावनाएं हों, ये सारी चीज़ें। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। ठीक है, तो जो चीज़ें अभी आपको हम समझा रहे थे वही यहाँ पर इन्होंने बताया है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल आपका नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा। ये एक्सरसाइजेस जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं आपको करना होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एंड कोई भी आपका फीडबैक है, कोई भी डाउट है, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में अब आपके टोटल 1 मंथ ही रह गया है, तो आप उसको ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, अब पूरी कोशिश करिएगा कि सीटेट इस बार अच्छे नंबरों से आपका क्वालिफाई हो। 90+, 100+ लाने की कोशिश करिएगा। ओके, एंड कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो उसको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।